गुड आफ्टरनून मित्रों। जीएसए एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। लॉकडाउन की इस प्रक्रिया में हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पर डे मॉक टेस्ट और जो नोट्स है प्रॉपर यूट्यूब के चैनल से उसको आप बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 था बहुत पहले हमने जारी किया था, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे वो मिश्रणों का पृथक्करण, समान तत्व व उनके परमाणु क्रमांकों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो तत्व हैं। क्लियर? तो आप सब जो है साथ साथ नोट्स भी लेकर बैठा करिए, जिससे जो कुछ इंपॉर्टेंट हो उसको नोट करते चलिए और जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए क्वेश्चनों को लगाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो आपका है एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है। तो एवोगाड्रो संख्या जानने से पहले हम जानते हैं एक मोल। एक मोल में जो परमाणु संख्या होगी या कोई अणु है तो उसमें जो अणु संख्या होती है कितनी होती है? 6.023 गुणे 10⁻23। क्लियर? ये 3 संख्या होती है। अगर एक अणु की बात करेंगे, एक अणु मोल जो होता है उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? वो आपकी होगी 6.023 गुणे 10⁻23। इसे ही क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो संख्या। इसका मान कितना होता है? सीधे सीधे पूछता है। एक मोल कोई भी दे देगा, जैसे आपको बता देगा कि बताइए ये हाइड्रोजन कोई परमाणु है। क्लियर? या कुछ भी दे देगा, जैसे मान लीजिए अमोनिया दे देगा NH3। इसके अणु में इस मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या सीधे दे देगा आपको कि एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होती है, तो इसलिए आप क्या टिक करके आएंगे? 6.023 गुणे 10⁻23। या आप दे देगा एक मोल कितने के बराबर होगा, एक मोल कितने के बराबर होगा, तो आप क्या टिक करेंगे? 6.023 गुणे 10⁻23। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दो द्रवों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? जब दो ठोसों को पृथक करने की बात करेगा, तो उस प्रक्रिया में आप किसका प्रयोग करेंगे? क्रिस्टलन का। क्रिस्टलन। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कौन से पदार्थ होंगे, कौन से ठोस होंगे? ये होंगे अकार्बनिक ठोस। अकार्बनिक ठोस। दो अकार्बनिक ठोसों को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? क्रिस्टलन। अकार्बनिक ठोस, किसका प्रयोग करेंगे? क्रिस्टलन का। और जब दो द्रव की बात करेगा, दो द्रवों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? आसवन का। अब आसवन में क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका आसवन, एक होता है आपका प्रभाजी आसवन, और एक होता है आपका भाप आसवन। ये तीनों क्या कर देते हैं? डाउट क्लियर कर देते हैं। जो स्टूडेंट है वो जिससे क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डाउटफुल हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में क्या देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो आसवन में क्या होगा? दो द्रवों को पृथक किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? दो द्रवों को। क्लियर? प्रभाजी आसवन में क्या होगा? जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, आपके खनिज पदार्थ, जैसे आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका पेट्रोल हो गया, जैसे फिर क्या हो गया? डीजल हो गया। इन सबको किस प्रकार से हम पृथक करेंगे? इसकी पृथक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन का। तो प्रभाजी आसवन में होगा क्या? प्रभाजी आसवन में जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? एकदम नज़दीक होगा। दो पदार्थों की जो यहाँ पे क्वथनांक होंगे क्या होंगे? एकदम नज़दीक होंगे। क्लियर? तो उसे क्या बोलेंगे? प्रभाजी आसवन। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है कि दो द्रवों की पृथक्करण के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका? आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दो अकार्बनिक ठोसों को पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? दो अकार्बनिक ठोसों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो प्रीवियस में हमने डिस्कशन किया। तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रिस्टलन। फिर से है प्रभाजी आसवन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन जैसे आएगा। इसके लिए जो खनिज पदार्थ हैं उसको पृथक किया जाता है। खनिज पदार्थों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन। क्लियर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल और फिर क्या हो जाएगा आपके केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी का तेल। ठीक, सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए पेट्रोल को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन। फिर इसमें एक ऑप्शन आ रहा है आपका ऊर्ध्वपातन। तो आपको नाम से ही स्पष्ट होगा ऊर्ध्वपातन कि मतलब ऐसा पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे किस में कन्वर्ट ना हो, लिक्विड में, ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, द्रव में। उसके बाद किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आपका भाप में। लेकिन जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं वो सीधे ही ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, भाप में या वाष्प में। क्लियर। तो इन्हें क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे पूरी तरह। तो दो आकार्बनिक ठोसों को पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाएगा, क्रिस्टलन। ध्यान रखिएगा, जब दो आकार्बनिक ठोसों का कहीं दोनों ही पदार्थ क्या हो, ठोस हो, तो उनका पृथक्करण किस विधि से किया जाएगा, क्रिस्टलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से आ गया वही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जिसमें क्या होते हैं क्वथनांक बहुत कम होंगे। कई बार क्वेश्चन पेट्रोल डीजल ना देके वो सीधे देगा कि जब दो पदार्थों के क्वथनांक बहुत ही कम है तो उनका पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। अब यहाँ पे दे दिया गया है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तो कोई भी खनिज पदार्थ रहेगा, जो खनिज पदार्थ यानी कि जमीन से जो निकला है खनिज पदार्थ, कोई भी खनिज पदार्थों का जो पृथक्करण किया जाएगा वो किस विधि से किया जाएगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर हो, जब दो द्रवों के क्वथनांक में बहुत अधिक का अंतर हो तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो आसवन आप जान गए, दो द्रव। तो ये भी आप टिक कर सकते हैं, जब भी दो द्रव लिख के आएगा तो आप मोस्टली जो टिक करने का प्रयास करिए, कहाँ पे टिक करने का प्रयास करिएगा, आसवन में। और इसमें क्या होगा, ये सीधे दे देगा कि बताइए जब दो पदार्थों में क्या देगा, दो पदार्थों में जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, अधिक है, अधिक है, तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, आसवन का। क्लियर। या वो सीधे दे देगा कि दो द्रवों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आसवन, प्रभाजी आसवन खनिज पदार्थ का। उसके बाद भाप आसवन में किसका प्रयोग किया जाता है, जो जल में अघुलनशील है, जो पदार्थ जल में क्या है, अघुलनशील है। क्लियर। और क्या है, वाष्प में, जल के जो वाष्प है उसमें क्या है, घुलनशील है, घुलनशील। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम करेंगे भाप आसवन विधि का प्रयोग। क्लियर। और वर्ण लेखन में किसका हम प्रयोग करेंगे, जिनकी अधिशोषण क्षमता क्या हो, अलग अलग हो, अधिशोषण क्षमता अलग अलग हो, अधिशोषण क्षमता क्या हो, अलग अलग हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, जल में अघुलनशील। तो हमने क्या बताया कि जो जल में अघुलनशील है वो ऐसा हम मान के चलेंगे कि भाप में क्या है, घुलनशील है, जिससे आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए। जो जल में अघुलनशील है, जो क्या है, जल में अघुलनशील है, किस में घुलनशील है, भाप में घुलनशील है, उसके लिए किस विधि का हम प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, भाप आसवन विधि का। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेरिलियम को प्रदर्शित किया जाता है, तो बेरिलियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है आपको, Be से। क्लियर। और बी क्या हो जाएगा आपका, बोरान हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा बोरान। और बोरान का परमाणु क्रम कितना होगा, 5, और बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। तो ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, आप जो है 30 परमाणु क्रमांक 30 तक
मस्ट ही याद करें, जिसकी कई बार ये क्वेश्चन जो है परमाणु क्रमांक 30 तक आ जाता है। इसको आप पूरा रीड करके हुए रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टिन को प्रदर्शित किया जाता है। तो टिन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा आपका, एसएन से। टी का मतलब टिन है तो टी से नहीं आएगा, ये एसएन से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन का प्रतीक व इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सिलिकॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा आपका, एसआई, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक क्या हो जाएगा, एसआई, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 16। सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं 14 होगा, 14 हो जाएगा। 16 किसका हो जाएगा आपका, सल्फर का हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 किसका हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका फास्फोरस का। 10 की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन हो जाएगा। 11 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, सोडियम का। फिर उसके बाद 12 की बात करें तो किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का। 13 की बात करें तो किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। और 14 आपका किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्गन का प्रतीक होता है। तो आर्गन का प्रतीक क्या है, इसको भी आप बनाने का प्रयास करिए। आर्गन का प्रतीक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18। 16 किसका होगा, सल्फर का। 19 किसका होगा, पोटेशियम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लोहे व चांदी का सही क्रम है। तो लोहे का कितना होता है, Fe का 26 होगा। उसके बाद Ag का कितना होता है, 47। Ag का कितना होगा, 47। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा 1। क्लियर, ए पार्ट। लोहे व चांदी का सही क्रम क्या है, 26। और आपका चांदी को किससे प्रदर्शित करते हैं, Ag से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांदी को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या है, Ag, ध्यान रखिएगा आप। तो Ag का कितना हो जाएगा, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सीसा व तांबा का सही क्रम है। तो तांबे का कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। उसके बाद सीसा की कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो सही क्रम कौन सा है इसका, सही ऑप्शन वो आपका है सी, Pb। पुनः ही कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपका शीशे का प्रतीक है, तो Pb हो जाएगा। क्लियर। तांबे का प्रतीक क्या हो जाएगा, Cu। इसका कितना होता है, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। कई बार जो है रदरफोर्ड भी लिख के जाता है, रदरफोर्ड। तो यदि रदरफोर्ड एक ही आएगा लिख के, या तो रदरफोर्ड आएगा प्रोटॉन की खोज, या तो आएगा आपको गोल्डस्टीन। तो एक आपको टिक कर देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज कौन करेगा, जेडबी। क्लियर, ये याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जीरो आवेश होता है। जीरो आवेश, जीरो कूलाम का आवेश होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो कूलाम। पॉजिटिव आवेश किस पर होगा, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन आवेश उसका जो परिमाण होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा कौन क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस आवेश का परिमाण क्या होगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। फिर धन आवेश आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। यहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, बराबर परमाणु क्रमांक। और जब भी हम द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या आपकी बराबर होगी परमाणु भार की, परमाणु भार की। तो अगर हम परमाणु भार में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे परमाणु क्रमांक, तभी किसके बराबर होगा, ये होगा
न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। अगर हम आपसे कहें कि ऑक्सीजन 16 इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर कितनी होगी, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो बराबर होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, और बराबर किसकी होगी, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या की, तो वो किसके बराबर होगी आपकी, एटॉमिक मास में से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे कितना है 16 है, ये कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। और किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि ऑक्सीजन तत्व का ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होगा, परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर। तो इसने कहा क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने की बात कही है, तो हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक अगर घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, वो न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 - 8, ये हो जाएगा आपका 8। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्याएं क्या होगी बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो जाएगी। क्लियर। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या की। क्लियर। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या की, तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये थे आज के केमिस्ट्री पार्ट 2 की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें जो हम ट्राई किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को बनाने का, वो आपका है पृथक्करण विधि, जो पदार्थों को पृथक्करण किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब की क्वेश्चनों के बारे में जो इसको ड्राइव किया गया है। तो आप इन सब के बारे में पुनः पढ़कर व नोट्स बनाकर इसके ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करिए, जिससे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, कि एक भी क्वेश्चन आपका ना बचे। ऐसा नहीं कि इसमें सभी कुछ समाहित कर दिया गया है कि आप इसको पढ़ लिए तो पूरा समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये केवल आपको क्या है, गाइडलाइन करने का एक तरीका है और ऑब्जेक्टिव लगवाने का है। अगर आप जो है पूरी तरह से बुक भी फॉलो कर रहे हैं और MCQ भी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी अगर नई नोटिफिकेशन आती हो तो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।